हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का पाठ 14 मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे कक्षा 7 का आखिरी पाठ है और इसके बाद हम लोग कक्षा 8 में प्रवेश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस पाठ को और जानते हैं कि इसमें मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति कैसा है और कैसा था और इससे हमारे आने वाले यूपी टेट एवं सी टेट एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे बनते हैं, इनको हम लोग जानेंगे। तो ये हमारी थ्योरी क्लासेस रहने वाली है कक्षा 7 की, क्लास 7 की। ये लास्ट क्लास है, लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मुगलों के शासनकाल में देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के विभिन्न भागों तथा अलग अलग धर्मों और नस्लों के लोगों ने अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, जिससे एक नई संस्कृति का विकास हुआ। सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति कैसी थी मुगलों के शासनकाल के दौरान, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत में मुगलों के आगमन से सामाजिक जीवन पद्धतियों में बदलाव आया। जाति व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों और उपजातियों का उदय हुआ। मुगल काल में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में उलेमा, यानी कि पवित्र धार्मिक व्यक्ति को ही उलेमा कहते हैं, सैयद, शेख आदि थे। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम अमीर और अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार, जागीरदार आदि थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिष, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी, चौधरी आदि थे। तत्पश्चात भूमिहीन, कृषक, श्रमिक, दरिद्र, निसहाय, दास आदि की श्रेणी थी, ठीक है। तो कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया था, ठीक है। हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान मुख्य प्रमुख था। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार और राजाश्रय प्राप्त था। तत्पश्चात क्षत्रियों का वर्ग था। उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान मिला। तृतीय वर्ग में वैश्य थे। व्यापारिक समुदाय में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। समाज के निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे, ठीक है। इसमें पेशेवर समूह भी सम्मिलित थे। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह या पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थी। मुगल काल में जहां शासक वर्ग शानो शौकत के साथ जीवन व्यतीत करते थे, वहीं दूसरी ओर किसान, दस्तकार तथा श्रमिक अत्यंत गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों एवं श्रमिकों की मेहनत थी और उन्हीं के घर दरिद्रता बसती थी, ठीक है। और ये आगरा का किला है, इसको आप लोग देख सकते हैं। मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जा सकता है। मुगल काल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए थे, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। तो दूसरा स्वर्ण काल कौन सा है? तो वह है मुगल काल, ठीक है। स्थापत्य कला में क्या विकास हुआ? तो मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाजों, इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण करवाया, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ, जिसमें इन्होंने मुगल बादशाहों ने कई किले बनवाए, जिसमें मुगल तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं कि जोधाबाई महल का ये छज्जा आप लोग देख सकते हैं, ये गुजराती शैली में है और शाहजहाँ द्वारा निर्माण किया गया बंगला शैली में निर्मित है, ठीक है। इनमें छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया। इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। कई इमारतों में सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो ये हुमायूं का मकबरा है और ये अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, ठीक है। मुगल बादशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए सजावट के लिए किया, ठीक है। सजावट की इस पद्धति को पिएत्रा द्यूरा या एक प्रकार की नक्काशी कहते हैं। ये एतामद्दुल्ला का मकबरा है, जिसमें पिएत्रा द्यूरा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को भी मिलती हैं। इनकी इमारतों की विशेषता
इनके विशाल गुंबद, दोहराव दरवाजे तथा ऊंचे चबूतरे हैं। ठीक है, और ये पियत्रा दुहरा ताजमहल में जो निर्मित कराया गया है वो ये है, और ये तद्दुल्ला का मकबरा में ऐसे निर्माण किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कुरान की लिखी आयतें जो कि ताजमहल में, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कुरान में ताजमहल में कुरान की आयतें लिखी गई है। और ये शालीमार बागीचा है जो कि लाहौर में स्थित है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का, जो विभिन्न प्रकार मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किए जाते थे, इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए। जगह जगह सुंदर फव्वारे भी थे। कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निशात बाग, पंजाब का पिंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। ठीक है, बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। ठीक है, अब चित्रकारी में उनका क्या योगदान था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग तथा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकारी में समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का। उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी, नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। मुगलों ने अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली के सपाटपन के स्थान पर भारतीय कूंची को गोलाई का प्रयोग किया, जिसे त्रिआयामी चित्र बनने लगे। ये देखिए ऐसे ही है, और यह दरबार जैसे अकबरनामा के अनुसार। ठीक है, अब आगे चलते। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल का अनुपम देन है। यह चित्र 1.15 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया है। यही है वो चित्र, इसको आप लोग देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंगोल परंपरा की देन है, जिसमें तंबुओं पर वे चित्र बनाया करते थे। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया, और इसमें आकृतियां अपने सही परिप्रेक्ष्य में सामने आती थी। ठीक है, फिर जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य का एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। ये देख सकते हैं कि मंसूर द्वारा बनाया गया जेब्रा का चित्र, और ये एक और चित्र है। ठीक है, राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिमी भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारों का मुगल शैलियों के साथ किया गया। इसमें पुराने विषयों का भी समावेश किया गया है। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण की प्रेम लीला, 12 मासा अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया। पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखी गई। ठीक है, अब संगीत के क्षेत्र में इन्होंने क्या कार्य किया उसको भी हम लोग जानते हैं। संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे से सहयोग किया। प्रसिद्ध गायन तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ध्रुपद गायन शैली में पारंगत तानसेन ने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। तानसेन को अनेक रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और मियाँ की सारंग आदि। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। साहित्य का विकास कैसे हुआ, तो मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया। इस काल में ही फारसी ही राजभाषा थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की में लिखी। इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवद गीता का भी फारसी अनुवाद किया गया। ठीक है, अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ और मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूनी यानी रज्मनामा से किया गया।
इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि थे। ये सब आपके जो भी बताया जा रहा है ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चंस बनता है और आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। अब यातायात कैसी थी मुगल काल में, इसको हम लोग जानेंगे। मध्यकाल में यातायात के लिए दो साधन प्रयुक्त होते थे। माल व सामान सड़क मार्ग से आता जाता था। इन मार्गों पर दोनों तरफ छायादार वृक्षों की कतार होती थी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्थान स्थान पर सराय या विश्राम गृह होते थे। व्यापार हेतु जल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध, वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में नदी या जल मार्ग का अधिक प्रयुक्त होता था। ठीक है। व्यापार 17वीं शताब्दी के बाद भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना थी। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया, जिसमें यातायात में बहुत सुविधा हो गई। साम्राज्य में किसी भी वस्तु के आयात के लिए समान कर निर्धारित किए गए। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसकी सार भारत में ही नहीं वरना देशों में भी विदेशों में भी मान्यता था। इसके भारत के व्यापार को और भी बढ़ावा मिला। ठीक है। इस काल में भारत में महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपड़े बनाना। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे। इनमें प्रमुख थे गुजरात में पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना और उड़ीसा एवं बंगाल के बहुत से गांव। ढाका जिला विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के रंगीन का व्यवसाय भी उन्नत था। साल तथा गलीचा बुनने के व्यवसाय ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की। एक और कारण जिसमें भारत का व्यापार बढ़ा वह था 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज तथा डच व्यापारियों का भारत आना। भारत के व्यापारियों ने इनका स्वागत किया क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली और भारत का यूरोपीय बाजारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो गया। कालीकट, मछलीपट्टम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव इस समय के समुद्र बंदरगाह थे और यहाँ से भारतीयों ने माल अफ्रीका के समुद्र तट, दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। साथ ही यह माल चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया एवं भारतीय टापुओं को जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन प्रमुख थी। इसी प्रकार सोना मुख्यतः द्वीप समूहों चीन, जापान, मोरक्को आदि से तथा मूंगा, अन्य रत्न फारस व अरब के राज्यों से आते थे। पारा लिस्बन से, सीसा, ऊनी वस्त्र, मिल्क, साटन के कपड़े यूरोप से आते थे। जहाँ तक थल मार्ग के व्यापार की बात है, मध्य एशिया और तिब्बत एवं अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना तथा तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी एवं घोड़े आयात किए जाते थे। ठीक है। इसी तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नत था। प्रत्येक गांव में एक छोटा बाजार होता था। कस्बे के बड़े बाजार समय समय पर लगते थे। फेरी लगाने वाले भी अच्छा व्यापार करते थे। बंजारे दूरस्थ प्रदेशों तथा सेनाओं की आपूर्ति का काम करते थे। कई बार हमें बड़े काफिलों का उल्लेख मिलता है जिसमें माल 40,000 बैलों के ऊपर लादा रहता था। ठीक है। तो इस प्रकार ये व्यापार होता था। अब मुगल काल का हम लोग मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे उनकी संस्कृति कैसी थी और कैसे वो लोग काम करते थे। तो मुगल शासकों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में भक्ति और सूफी संतों के उपदेशों को भी जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने मानव को शांति व भाईचारे का संदेश दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल कादिर शाह हुसैन, शेख अब्दुल हक, शेख मोहम्मद गौरी, शेख अहमद सर और साहलवी उल्लाह मुख्य हैं। इस काल में भक्ति संतों में सर्वप्रथम गुरु नानक देव हैं। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। नानक ने जातीय भेदभाव तथा बाह्य आडंबर समाप्त करने का प्रयास किया। इसी काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलुकदास, दादू दयाल, रज्जब तथा चैतन्य प्रभु आदि भक्त संत हुए। इसी काल में चैतन्य कबीर जैसे संतों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर बल दिया और धार्मिक पुस्तकों के आर्थिक शब्द के बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। ठीक है। मुगल बादशाह सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों से धार्मिक विचार विमर्श करते थे। अकबर ने प्रशासन में योग्यता अनुसार सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और अधिकांश मुगल बादशाहों ने हिंदू मंदिरों और मठों को अनुदान दिया। मुगल शासकों ने संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद करके स्थानीय भाषाओं के साहित्य को
संरक्षण देकर, धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपनाकर और दरबार तथा सेना में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। सूफी संतों के आगमन ने धीरे धीरे हिंदू धर्म तथा इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को बेहतर समझ पैदा की और यह बताया कि दोनों में काफ़ी कुछ समानता है। इससे पारस्परिक सद्भावना और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। प्राचीन भारत में विदेशी धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचार के लिए आए तथा भारतीय धर्म प्रचारक भी विदेशों में भेजे गए। मुगल काल में भी बाहर से विदेशी धर्म प्रचारक भारत में आए। अब तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या काम हुआ ये हम लोग जानेंगे मुगल काल के दौरान। मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों एवं ज्योतिष ग्रहों व नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेरे मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं द्वारा विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय थे। ग्रहों एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अत्यधिक था। अकबर के काल में वाराणसी यानी कि बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ था। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही संवत कहा गया। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिनों से मानी गई। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क और मुगल शासकों का समुद्र से कोई संबंध नहीं था। मुगलों ने विदेश व्यापार को महत्व दिया, इसलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का संरक्षण और समर्थन भी दिया, परंतु वह राष्ट्र के विकास में नौसेना शक्ति की महत्ता को नहीं समझ सके। भारतीय शिल्पी जहाज निर्माण जैसे क्षेत्र के यूरोपीय शिल्पियों की नकल करते थे। भारतीय कारीगर काफ़ी कुशल थे, लेकिन यांत्रिक क्षेत्र में यूरोपीय कारीगर उनसे आगे थे। ठीक है। और ये बारूद रखने की मुगल कालीन बर्तन है, मुगल सेना द्वारा प्रयोग किया गया। ये हेलमेट मतलब कि वही है। मुगल कालीन शासकों ने नौसैनिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया, जबकि यूरोपीय नौसैनिक क्षेत्र में मुगलों से अग्रणी थे। तोपखाने क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों के श्रेष्ठ थे और मुगल सेना के पास भारी तोपें थे जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता था। ठीक है। उनके पास कुछ हल्की तोपें भी हुआ करती थी। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगल तोपखाने के लिए कहा है कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थी और बहुत अच्छी थी। यूरोप में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा तथा जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग आरंभ हुआ। ठीक है। अब आर्थिक स्थिति कैसी थी मुगल काल के दौरान, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मुगल काल में आर्थिक विकास में और अधिक प्रगति हुई। व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार हुआ। खेती बाड़ी में भी सुधार हुए, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था। मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही काम करते रहे। नतीजा यह हुआ कि कारीगर चाहे जितना भी कुशल रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मुगल कालीन एक प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। तो प्रसिद्ध गायक कौन था उस समय? उस समय तानसेन था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ख है मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ? तो फारसी साहित्य में उन्होंने अबुल फजल ने आइनक बनी लिखी, जैसे बाबर ने बाबरनामा लिखा, और हिंदी साहित्य में तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे अनेक कवि आए। ठीक है। तीसरा है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। तो स्थापत्य कला के बारे में आप लोग देखेंगे कि इन्होंने उस समय बहुत सारे महल बनवाए, गुंबद बनवाए और बाग बनवाए, मस्जिद बनवाए। तो ये सब ऐसे ही, और जिसमें बुलंद दरवाज़ा बनवाया, शेख सलीम का मकबरा बनवाया, जोधा भाई का महल बनवाया आदि कुछ इन्होंने बहुत सारे काम करवाए थे। ठीक है, उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो उस टाइम का मुगल काल में समन्वय था बहुत ही अच्छा था। बाबर ने सहिष्णुता और सद्भावना के बीज बोए थे और हुमायूं का हिंदुओं के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा और अकबर का भी बहुत अच्छा संबंध रहा था। और अकबर ने तो हिंदुओं को अपने मनसमदारों की मतलब कि अपने उच्च राजनीतिक पदों में हिंदुओं की ज़्यादा नियुक्ति की थी। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सामंजस्य था। अंगा है शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। तो शाहजहां के काल में क्या क्या बना था? आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब शाहजहां के काल में ही बनाया गया था। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों के नाम लिखिए। तो दारा शिकोह किस? तो उसने भगवत गीता को फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है।
और लास्ट क्वेश्चन है कि सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? तो बुलंद दरवाज़ा है आपका फतेहपुर सीकरी में। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आगरा में है। तुझके जहांगीरी किसने लिखा है? तो जहांगीर ने लिखा है। और अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। और रज्मनामा किसने लिखा है? तो रज्मनामा महाभारत में है। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।